सिंपल कंसेप्ट है इसका। योगेंद्र जुड़ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। तो ईएम वेव क्या होती हैं? वेव होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ईएम वेव भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू ईच अदर। मतलब ईएम वेव क्या होती है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी, traveling between 2 points, traveling या transferring between 2 points due to periodic change in two mutually perpendicular फील्ड्स। और कौन से फील्ड है वो? ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दो फील्ड हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होती है पीरियोडिकल चेंज होते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी। मतलब द ईएम वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर ईएम वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंज आएगा वो वाई और जेड एक्सिस की तरफ होगा। अगर ईएम वेव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों के अंदर पीरियोडिक चेंज होगा, सिंपल हार्मोनिक चेंज होगा, लेकिन होगा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी कि एक्स के परपेंडिकुलर वाई भी है और एक्स के परपेंडिकुलर जेड भी है। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, ये ऐसे हो गया ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वाई एक्स, ये वाई एक्सिस था वो, तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चेंज होंगे। मतलब इसका एक्सिस वाई हो जाएगा वाई के अबाउट, इसका एक्सिस जेड के अबाउट। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम लिखना चाहें एक साथ, अगर ऐसे इंटरप्रेट करें तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब इधर जो वाई एक्सिस है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, और एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है ईएम वेव। तो ये पीरियोडिक चेंज होता है, सिंपल हार्मोनिक चेंज होता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, इसलिए इसमें ट्रांसवर्स नेचर होता है, इसका ट्रांसवर्स वेव होती है। प्रोड्यूस कैसे होती है एम वेव? कंटिन्यूस चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसमें एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, मूविंग चार्ज होता है। तो अगर चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा और चेंज होगा। इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण या चार्ज की मोशन के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और क्योंकि चार्ज की जो
जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज है तो उसकी स्पीड कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कम ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो अप एंड डाउन होगी ऐसे, यानी कि उसमें भी पीरियोडिक चेंज आएंगे। और दोनों फील्ड जब एक दूसरे के पीरियोडिकली चेंज होते हैं तो एक वेव की फॉर्म बन जाती है, वेव बन जाती है, एक मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। वैसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मीडियम है तो भी और ना है तो भी जो है एक डिस्टर्बेंस बढ़ता है, और उसी डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक की वो जो इन्फॉर्मेशन है, EM वेव में इन्फॉर्मेशन भी ट्रेवल करती है, यानी कि जो एनर्जी है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करेगी ड्यू टू पीरियोडिक चेंज इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया EM वेव का प्रोपगेशन ऑफ EM वेव। इसको हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। हर्ट्ज ने शुरुआत में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा के दो प्लेट्स के बीच में फील्ड इसने वेरी करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करवाया पीरियडिकली, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और फिर उसमें भी चेंज हुआ तो एक वेव पैदा हुई जिसको हर्ट्ज ने बताया कि ये EM वेव है। अब EM वेव की काफ़ी एप्लीकेशन हम देखते हैं, जैसे कि रडार सिस्टम है, ये हमारा टेलीफोन, ये जो है टेलीफोन है, मोबाइल की रेज होती हैं, टीवी की वेव होती हैं, ये सारे EM वेव हैं। EM वेव की फॉर्म है गामा रे, एक्स रे, विजिबल लाइट, जो सनलाइट आ रही है ये भी EM वेव है। तो इस प्रकार जैसे EM वेव की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद एक क्रांति सी आ गई साइंस के अंदर इसके यूज की भी। जैसे हम रिमोट कंट्रोल करते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे नेट पे इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं जा रही है तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव जाती है, और फिर ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन EM वेव होती क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी पैदा किसके कारण होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंटिन्यूस चेंज के कारण एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो यही बनेगा कि शो दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मतलब हमने ये बताना है कि EM वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उसके भी परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है उसके भी परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, इसका हमने ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करना है। अभी पिछले जो यूनिट थी उसमें हमने पढ़ा था E = E0 sin ωt, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक चेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, ये तो EMF थी। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज होता है EM वेव में, और ऐसा ही चेंज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है B = B0 sin ωt। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। EM वेव में दोनों एनर्जी होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वेव की, यानी कि UE, उसको तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको लिख सकते हैं 1/2 ε0E²। किसी भी इंस्टेंट पे मैक्सिमम देखेंगे तो E0 का स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये हो जाएगी B²/2 μ0। ये मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब बात आती है EM वेव की स्पीड की। तो ये एक आर्टिकल होता था पहले सिलेबस में कि EM वेव की स्पीड निकालना, लेकिन अब नहीं है। अब इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है, ट्रांसवर्स नेचर है, और फिर ये वेव स्पेक्ट्रम है। तो जो स्पीड होती है EM वेव की वो हम डायरेक्ट करेंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो उसका फार्मूला हमने ध्यान रखना पड़ेगा। अगर EM वेव वैक्यूम में चल रही है तो उसके लिए स्पीड का फार्मूला ये होता है C = 1/√μ0 × E0, यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की 4π × 10⁻⁻⁷, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12।
-12। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है और नियरली इक्वल टू जो है 2.99 ऐसे करके इंटू 10⁸ आएगी। और डायमेंशन आएगा इसका मीटर पर सेकंड का, यानी कि इसको नियरली हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, लाइट की स्पीड के बराबर। और अगर करें किसी मीडियम में तो मीडियम के लिए स्पीड का फार्मूला ये लगाएंगे v = 1/μ × E, मीडियम की परमेबिलिटी, मीडियम की परमिटिविटी। अब आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, तो ये जो ER होता है रिलेटिव परमिटिविटी E/E0, और ये होता है μR रिलेटिव परमेबिलिटी μ/μ0। इसका मतलब E की जगह तो हम कर सकते हैं ER × E0 और μ की जगह कर सकते हैं μR × μ0। तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक इनकी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 1/√, E की जगह E0 ER और उसकी जगह μ0 μR। ये स्पीड ऑफ EM वेव का फार्मूला है। EM वेव की स्पीड लाइट की स्पीड से इन द वैक्यूम और मीडियम में चले तो ये फार्मूला यूज़ होगा डायरेक्ट। अब बात करते हैं हम इसके ट्रांसवर्स नेचर की, कि हम ये प्रूव करके दिखाएं कि भाई EM वेव जो होती है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रोपोगेशन के दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मतलब जो EM इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है उसके भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है उसके भी परपेंडिकुलर। दूसरी बात, EM वेव चेंज होती है वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के जो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए EM वेव की जो टाइप है वो भी अलग अलग होती है। मतलब 7 EM वेव है हमारे पास, सातों वेव को हम अलग अलग तरीके से पैदा करते हैं। जिसमें ज़्यादा एनर्जी है उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गली चेंज करेंगे या स्ट्रॉन्ग होगा फिर वेरिएशन करवाएंगे। जिसकी एनर्जी कम है उसका सिंपल तरीके से काम चल जाता है। तो ये अलग अलग प्रोपोगेशन के प्रोडक्शन के तरीके होंगे। बुक में एक टेबल के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि भाई गामा रे को कैसे पैदा किया जा सकता है, एक्सरे को कैसे पैदा किया जा सकता है, इंफ्रारेड को कैसे किया जा सकता है, विजिबल को कैसे पैदा करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग EM वेव के प्रोडक्शन के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उनमें मेन बात क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस चेंज होना चाहिए। कंटिन्यूस भी, पीरियडिकली भी और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी। अब हम प्रूव करते हैं इसमें ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव। ये वैसे आर्टिकल काम का है लेकिन ये पेपर में बहुत कम आता है, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी करवा देते हैं। सिंपल कंसेप्ट है भाई। हमारे दिमाग में जो EM वेव का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, कंटिन्यूस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा कहीं पर, ना मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमने प्रूव करने हैं और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन भी होते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमने मान लिया कि भाई एक EM वेव जो है वो x एक्सिस की तरफ जा रही है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है हम कोई रीजन सेलेक्ट करते हैं गोज लॉ अप्लाई करने के लिए, गोज थ्योरम अप्लाई करने के लिए। गोज थ्योरम जो है वो दोनों में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। और वो क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, गोज थ्योरम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, क्या हुआ ही एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा तो हम यहाँ पर एक रीजन सेलेक्ट कर लेंगे कि EM वेव हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में है, और ये भी मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा x एक्सिस की तरफ चेंज हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये हम सपोज करके चलते हैं कि सपोज
इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक क्यूबिकल सरफेस सेलेक्ट कर लिया, एक रीजन ले लिया, ये रीजन सेलेक्ट कर लिया हमने, जिसकी साइड ले ली हमने A B C D E F G H, ये साइड ले ली। अब इस सरफेस के 6 फेस हैं, जैसे कि ये कमरा है तो इसमें से इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इधर ही वेव्स आ रही है, तो इसके 6 फेस होंगे। एक तो ये हो जाएगा जैसे कोई भी बॉक्स है, हमने मान लिया कि ये एक बॉक्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया EM वेव के रीजन में। ये EM वेव जा रही है इधर, इसको पास करते हुए ऐसे जा रही है। तो इस सरफेस के 6 फेस हैं, एक तो इधर ये जो हमने रीजन लिया है, एक ये, एक नीचे वाला, एक ये, एक इसके सामने, एक ये और एक ये। इसका मतलब ये हुआ कि EM वेव जो है अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है तो इसका फ्लक्स निकालना हमने। तो इस सरफेस का नॉर्मल होगा ऊपर की तरफ, इस सरफेस का नॉर्मल होगा नीचे की तरफ, इस सरफेस का नॉर्मल होगा आउटवर्ड, और जो अंदर वाला सरफेस है उसका इनवर्ड, और इस सरफेस का नॉर्मल होगा इधर, और इस सरफेस का नॉर्मल होगा इधर। अब EM वेव इधर जा रही है इसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये जो 4 फेस हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये और ये, इनका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और हमने इस पूरे सरफेस का निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे गोज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं हम कि टोटल फ्लक्स ले लिया हमने, ये सरफेस ले लिया A B C D E F G H, और वो हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन E.NDS, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। और अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम ये होता है टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि इस सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमने EM वेव के रास्ते में सेलेक्ट किया है, चार्ज यहाँ पे नहीं है, तो इसमें कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं कर रखा है, तो यहाँ का चार्ज अगर 0 हो जाएगा तो टोटल फ्लक्स हो गया 0, मतलब E.NDS इसका 0 हो गया। लेकिन अब इसके 6 फेस थे, सभी फेस के लिए E.NDS लगाएंगे, तो जो ये सरफेस था सामने वाला, ये सरफेस हमने फिर दोबारा बता देते हैं कि ये सरफेस, ये ABCD ले लिया, ये EFGH ले लिया, बाकी ये ऐसे होंगे। तो इस सरफेस का नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इसका सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे तो हम थीटा की वैल्यू 180 और 0 करेंगे, बाकी सब के लिए 90 करेंगे। तो उसके लिए हमने ये लिया हमने E.NDS, और कौन सा सरफेस के लिए, ये सरफेस ABCD, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो हमने ले ली है EX, और इसके लिए EDS कोस 180 डिग्री करो। दूसरा जो इसके बिल्कुल सामने वाला सरफेस है EFGH, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ले लिया हमने E�XX और DS और कोस 0 डिग्री। बाकी जितने भी सरफेस हैं ABEF उसके लिए E.DS कोस 90 का, मतलब EDS कोस 90 कर देंगे। फिर ये इससे नीचे वाला CDGH इसके लिए भी EDS कोस 90 कर देंगे। अंदर वाला सरफेस उसके लिए AFDH सरफेस के लिए भी हम क्या कर देंगे, EDS कोस 90 डिग्री। और एक और बच गया हमारे पास बाहर वाला, यानी कि BECG, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, EDS कोस 90 डिग्री कर देंगे। और ये टोटल होना चाहिए 0 के बराबर, ये सारा 0 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया इस पूरे रीजन का। तो पूरे रीजन का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
वो जीरो है क्योंकि चार्ज नहीं है। इन अलग अलग सरफेस का, अब सिर्फ दो सरफेस का नॉर्मल 180 पे था, 90 पे था, बाकी सब का 9 नहीं 180 और 0 पे, बाकी सब का 90 पर है, तो उनका वैसे जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका फ्लक्स 0 90 के कारण ये जीरो और ये जीरो। हमारे पास सिर्फ दो सरफेसिस का फ्लक्स बचेगा, क्योंकि दो ही सरफेस ऐसे थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 का एंगल बना रहे थे। ये सरफेस 180 का बना रहा है और ये बना रहा है 180 मतलब 0 डिग्री का, क्योंकि EM वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसी डायरेक्शन में माना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका डायरेक्शन, इसका इस सरफेस का जो नॉर्मल है ना इसका, वो है 0 डिग्री पे, और इस सरफेस का नॉर्मल है 180 डिग्री पे, बाकी सब का 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ये डायरेक्शन 90 पे होगी, ये भी 90 पे होगी, ये भी 90 पे और ये नीचे वाली भी 90 पे। तो चार सरफेस का वैसे फ्लक्स 0 हो गया अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। अब हमारे पास जो है सिर्फ दो सरफेस बच गए थे। एक तो बच गया ABCD, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना था E' और DS और कोस 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। प्लस में ये था हमारे पास दूसरा, ये इसके सामने EFGH, ये सरफेस जिसने नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, E', DS और इसके लिए हमने कर दिया कोस 0 डिग्री का मान हो गया 1 और टोटल फ्लक्स होना चाहिए 0। इसका मतलब हमारे पास हो गया E' माइनस E' DS ABCD सरफेस, और ये था EFGH, प्लस में E'' और DS और ये EFGH सरफेस, लेकिन ये 0। अब DS का इंटीग्रेशन होके एरिया बन जाएगा, दोनों सरफेसेस का एरिया बराबर होगा। तो इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं E'' ऐसे, और ये E' माइनस का इसको पीछे ले गए = 0। तो हमारे पास ये हुआ कि S को कॉमन ले लिया हमने, E' माइनस E'' माइनस EX = 0। अब क्योंकि ये रीजन हमने सेलेक्ट किया है तो S तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एक रीजन है और उसका सरफेस अगर ले लिया हमने तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो सरफेस एरिया तो 0 होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये कंपोनेंट 0 होगा। E', इस इक्वेशन से हमारे पास दो कंसेप्ट आ गए, या तो S 0 है लेकिन ये हो नहीं सकता, इसका मतलब E'' माइनस E' ये है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि E'' E'', मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना था E'' और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड माना था E'। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो का वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जगह बराबर होगा। लेकिन EM वेव का कंसेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहता, पीरियोडिकली चेंज होता है। इसका मतलब दो पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंसेप्ट भी नहीं हो सकता। तो अगर ये कंसेप्ट भी नहीं हो सकता और ये कंसेप्ट भी नहीं हो सकता, यानी कि ये पॉइंट भी नहीं है और ये पॉइंट भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें वापस से इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा कि ये जो एंगल हमने 0 और 180 डिग्री लिए हैं, ये एंगल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये होंगे तो वो कंसेप्ट आएगा, और वो तो हो ही नहीं सकते दोनों, क्योंकि सरफेस एरिया भी 0 नहीं हो सकता और दोनों दो पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं हो सकता, चेंज होता है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस की तरफ भी नहीं है, इस सरफेस के भी 90 डिग्री पर है। ठीक है, वो इनमें से किसी और सरफेस के हो सकता है, लेकिन अगर EM वेव की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी नहीं है, इस डायरेक्शन में भी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा, तब बात बनेगी
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब 0 के बराबर फिक्स आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल होता है इन टू द डायरेक्शन ऑफ द ईएम वेव और पीरियडिकली चेंज होता है, इसलिए ईएम वेव का नेचर कैसा हो गया, ट्रांसवर्स। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई वो भी जो है ईएम वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। शुरुआत में हमने माना कि ईएम वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस की तरफ मान के हमने ये एक क्यूबिकल सरफेस लेकर और ये प्रूव करके दिखाया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ होगी तो दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आना चाहिए, क्योंकि एरिया सेम नहीं हो, एरिया तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये कंसेप्ट पूरा होगा तभी ये 0 बनेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द ईएम वेव। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है उसकी डायरेक्शन के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएम वेव जो है वो ट्रांसवर्स इन द नेचर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चेंज होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। जैसे कि एक रस्सी बांध लेते हैं हम दो पोल्स के बीच में, और जब उसको हम उसमें वेव पैदा करते हैं, उसको खींच के छोड़ते हैं, तो वो रस्सी ऐसे हिलती है। अब उसमें जो डिस्टर्बेंस था वो इधर जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है डिस्टर्बेंस, लेकिन उसमें कंपन ऐसे हैं ऊपर नीचे इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इसलिए इस वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। तो इसलिए ईएम वेव का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। मतलब अगर ईएम वेव किसी वैक्यूम में अगर ट्रैवल हो सकती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एम्पियर सर्किट लॉ लागू होना चाहिए। लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ को यहाँ पर तो लगाते हैं, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर तो एम्पियर सर्किट लॉ लागू हो गया। लेकिन इस खाली रीजन में अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इस रीजन में कोई करंट नहीं है। इसका मतलब ईएम वेव के कंसेप्ट में एम्पियर सर्किट लॉ फेल हो जाता है, लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ फेल नहीं करना, हमने ये वैलिड करना है। तो इसकी जो प्योर फॉर्म होती है, मतलब जो एग्जैक्ट फॉर्म होती है एम्पियर सर्किट लॉ की, वो फिर ये होती है B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस में आई डी। यहाँ पर जो आई डी है ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। आई डी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब खाली जगह में ये करंट चलता है जो इस एम्पियर सर्किट लॉ को वैलिड बनाएगा, साथ के साथ इस कंडक्शन करंट की कंटिन्यूटी बनाएगा कि यहाँ से करंट यहाँ तक गया, फिर बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, आगे फिर कंडक्शन करंट हो गया। तो इसका मतलब इसने कंडक्शन करंट की कंटिन्यूटी बना दी इस रीजन में, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट करंट है जो दो काम करता है, एम्पियर सर्किट लॉ की वैलिडिटी करता है और कंडक्शन करंट की कंटिन्यूटी बनाता है। अब बात आती है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्या है, ये पैदा कैसे हुआ। तो हमें ये पता है कि एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैपेसिटर की, ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसकी प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। इन द फर्स्ट यूनिट था ये तीसरे चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू शीट्स, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब क्योंकि ईएम वेव अगर ट्रैवल हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी कि इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में या इस दो प्लेट्स के बीच में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स का फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, वो होता है हमारे पास EDS या EA। अगर इस एक प्लेट का एरिया A है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E इंटू A, E डॉट A।
या ई ए cos 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इसका नॉर्मल भी ऐसे या ऐसे होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई ए। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ ई एम वेव में, तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स का क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स। इसका मतलब हम लिख सकते हैं डी फाई ई बाई डी टी, फ्लक्स के चेंज होने का रेट निकालते हैं। तो अगर डी फाई ई बाई डी टी करेंगे तो इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ ई ए, क्योंकि फ्लक्स की जगह ई आ गया। अब दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, तो ई की जगह हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट कर देंगे। तो ये बन गया डी वाई बाई डी टी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए। अब सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हम मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट, इफ़ एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे क्या इज इक्वल टू चार्ज ऑन द प्लेट्स, अगर प्लेट्स के ऊपर चार्ज है क्या इज इक्वल टू चार्ज, देन सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्या बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा क्या बाई ए हो गया, तो इसका मतलब जो डी फाई ई बाई एफ डी टी हम कर रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ई की जगह हमने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट किया था, तो क्या बाई ए एप्सिलॉन नोट इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन नोट को हम बाहर ले सकते हैं और हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, डी क्या बाई डी टी, और इधर था हमारे पास डी फाई बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफरेंशिएशन। अब डी क्या बाई डी टी जो होता है वो होता है करंट, तो इसकी जगह हम आई डी लिख सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट करंट होगा बिटवीन द गैप ऑफ टू प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। अब उसके चेंज होने का रेट निकाला है हमने, डी फाई बाई डी टी निकाला है, वो आ जाएगा हमारे पास 1 बाई एप्सिलॉन नोट डी क्या बाई डी टी, और डी क्या बाई डी टी होता है करंट। इसका मतलब डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नोट इंटू आई डी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट उधर जाके गुणा में हो जाएगा टी फाई ई बाई डी टी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट जो कंटिन्यूटी बनाएगा कंडक्शन करंट की इन द वैक्यूम। तो जो मेन फॉर्म होती है अब एम्पियर सर्किटल लॉ की, वो ऐसे लिखी जा सकती है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई प्लस आई डी, और आई डी की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। इस टाइप में हम इसको कर सकते हैं। समझ में आया?